इंडिया विश्व गुरु बन चुका है। वी आर द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। पर क्या ये बात पूरी तरह से सच है? क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं एंड इंडिया के साथ भी एग्जैक्टली ऐसा ही है। इंडिया की भी दो साइड्स हैं। एक इंडिया यहाँ पर लोग एक दिन के हजारों एंड लाखों रुपए कमाते हैं, वहीं पर दूसरे इंडिया में कुछ लोग एक दिन के 300 रुपए भी बड़ी मुश्किल से कमा पाते हैं। एक इंडिया यहाँ पर लोग वेकेशंस के लिए इंटरनेशनल ट्रिप्स पर जाते हैं, वहीं दूसरे इंडिया में कई लोगों को 2 वक्त की रोटी तक भी नसीब नहीं होती। एक इंडिया यहाँ पर लोगों की सोसाइटी में बड़े बड़े स्विमिंग पूल है, वहीं पर दूसरे इंडिया में कई लोगों को पीने पानी तक नसीब नहीं होता। एक इंडिया यहाँ पर बच्चों के माँ बाप उन्हें जबरदस्ती खाना खिलाते हैं, वहीं दूसरे इंडिया में कई बच्चे भूख से मर जाते हैं। एक इंडिया यहाँ पर पॉलिटिशियंस एंड सेलिब्रिटीज के बच्चे फॉरेन कंट्रीज में पढ़ने जाते हैं, वहीं दूसरे इंडिया में अपने ही देश के स्टूडेंट्स पर अपने हक के लिए प्रोटेस्ट करने पर लाठियां बरसाई जाती हैं। एक इंडिया यहाँ पर एक पॉलिटिशियन की माँ को गाली देना एक नेशनल न्यूज बन जाता है, वहीं दूसरे इंडिया में अनगिनत माँ बहन और बेटियों की इज्जत लुटने के केसेस पेंडिंग पड़े हैं, जिन्हें कोई भी इंसाफ नहीं मिलता। सो ये दो साइड से हमारे विश्व गुरु देश की। लेकिन क्या अपना देश वाकई में एक विश्व गुरु यानी कि सुपर पावर है? आइए जानते हैं। विश्व गुरु यानी कि सुपर पावर मतलब कि पूरे प्लैनेट अर्थ का सबसे स्ट्रॉन्ग देश। और वर्ल्ड की सुपर पावर हम नहीं है। वर्ल्ड की सुपर पावर है अमेरिका, जो कि जीडीपी रैंक पर नंबर 1 पर है। सेकंड पर है चाइना, थर्ड पर जर्मनी एंड फोर्थ पर हमारा इंडिया। इस बात में कोई भी शक नहीं है कि इंडिया वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट जीडीपी बन चुका है, लेकिन जीडीपी से किसी भी कंट्री की अमीरी या गरीबी का सही तरीके से पता नहीं चलता। इसका सही तरीके से पता चलता है जीडीपी पर कैपिटा से, और फिर उससे भी आगे जाके और एक्यूरेटली पता चलता है इनकम इन इक्वालिटी से। सो जीडीपी को समझने के लिए हमें इन 3 स्टेप्स को समझना जरूरी है। सो शुरू करते हैं पहले स्टेप से। जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी कैलकुलेट होती है एक फार्मूला से, C+I+G+NX। C यानी कंजप्शन, I यानी इन्वेस्टमेंट, G यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, NX यानी नेट एक्सपोर्ट्स। अगर शॉर्ट में बोलूं तो टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, यानी कि देश में बनने वाली सभी तरह के गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स यानी कि ऑल काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मींस एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड जॉब्स एक्सेट्रा। सो ये थी जीडीपी। अभी बात करते हैं जीडीपी पर कैपिटा की। सो जीडीपी पर कैपिटा को कैलकुलेट करना काफी इजी है। इसमें करना क्या होता है, किसी भी कंट्री की जीडीपी को उस कंट्री की पॉपुलेशन से डिवाइड कर देना है एंड जो भी अमाउंट निकल कर आएगी वो उस देश के नागरिक की एनुअल इनकम होगी। जैसे कि इंडियन जीडीपी है 3.9 ट्रिलियन, इंडियन पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन। सो अगर 3.9 ट्रिलियन को डिवाइड करें 1.4 बिलियन से तो आंसर आता है 2711 यूएस डॉलर्स, जो कि इंडियन करेंसी में हुए आज के हिसाब से 2,38,631 रुपीस। और ये नंबर साल के हिसाब से बिल्कुल भी अच्छा नंबर नहीं है, और ये इंडिया के अकॉर्डिंगली भी एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि जीडीपी जब भी डिवाइड करी जाती है सो वो पूरी पॉपुलेशन में इक्वली मनी को डिवाइड करती है, और इससे गरीबी और अमीरी का पता नहीं चलता। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ये 2 कंट्रीज हैं, कंट्री 1 एंड कंट्री 2। कंट्री 1 में 10 लोग रह रहे हैं एंड कंट्री 2 में 4 लोग रह रहे हैं। कंट्री 1 की इनकम है 10 लाख रुपीस एंड कंट्री 2 की इनकम है 8 लाख रुपीस। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि कंट्री 1 ज्यादा अमीर है कंट्री 2 से, क्योंकि वो ज्यादा पैसे कमा रही है, लेकिन यही पर रोल आता है जीडीपी पर कैपिटा का। कंट्री 1 के 10 लोगों में जब पैसे डिवाइड होंगे तो सबके हिस्से 1-1 लाख रुपए आएंगे, बट कंट्री 2 में जब पैसे डिवाइड होंगे तो सबके हिस्से 2 लाख रुपए आएंगे। सो कंट्री 2 वाले लोग रिच होंगे एंड बढ़िया लाइफस्टाइल जिएंगे। सो ये थी जीडीपी पर कैपिटा, लेकिन इससे भी सही तरीके से अमीरी और गरीबी का पता नहीं चलता, और यही पर आता है थर्ड स्टेप, द इनकम इन इक्वालिटी। इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक कंट्री में 10 लोग रह रहे हैं, एक की इनकम है 20 लाख रुपए एंड बाकी 9 की इनकम है 1 लाख रुपए। सो इस कंट्री की जीडीपी हुई 29 लाख रुपए एंड इसे 10 से डिवाइड करने पर जीडीपी पर कैपिटा आएगी 2,90,000 रुपए। पर क्या 10 के 10 सच में 2,90,000 रुपए कमा रहे थे? क्योंकि ये बंदा तो अकेला 20 लाख कमा रहा था एंड बाकी के 1-1 लाख। सो ये थी इनकम इन इक्वालिटी, जहाँ पर लार्जेस्ट जीडीपी होने के बावजूद भी काफी ज्यादा लोग गरीब होते हैं एंड इसे हम हिंदी में बोलते हैं कि अमीर और ज्यादा अमीर हो जाते हैं एंड गरीब और ज्यादा गरीब। सो आई होप कि अब आपको रियलाइज हो गया होगा कि 4th लार्जेस्ट जीडीपी बनने के बावजूद भी हमारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया और ना ही आने वाला है। और आप एक बार खुद से भी पूछ के देखना कभी कि क्या लार्जेस्ट 4th जीडीपी बनने के बावजूद भी मेरी जिंदगी में कोई बदलाव आया है? क्या मेरी इनकम इंक्रीज हुई है? क्या मेरा
लाइफस्टाइल बेटर हुआ है, क्या मेरे आसपास की सराउंडिंग में कुछ बदलाव आए हैं, तो आपका जवाब खुद ब खुद ही मिल जाएगा। इंडिया में इनइक्वालिटी इतनी ज्यादा है कि इंडिया के 10% रिचेस्ट पीपल पूरे इंडिया का 80% वेल्थ कंट्रोल करते हैं। उसमें से भी जो टॉप 1% रिचेस्ट हैं वो पूरे इंडिया का 40% वेल्थ ओन करते हैं। इंडिया में गरीबी इतनी ज्यादा है कि हंगर इंडेक्स में हमारा देश 109 कंट्रीज में से 105वें नंबर पर है सीरियस कैटेगरी में, पर इंडिया विश्व गुरु है। गोदी मीडिया चिल्ला चिल्लाकर बस यही बात बोलता है कि हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं, पर ना तो वो जीडीपी पर कैपिटा की बात करेंगे और ना ही इनकम इनइक्वालिटी की बात करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने ये बोला तो जनता को पता चल जाएगा और वो उनसे सवाल पूछेगी और सुधार करने को बोलेगी, और यहीं पर आकर फुल स्टॉप लग जाता है। यहाँ पर सुधार का वर्ड आ जाता है। एक विश्व गुरु यानी कि सुपर पावर कंट्री बनने के लिए किसी भी कंट्री को 5 चीजें चाहिए होती है: मिलिट्री डोमिनेंस, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, जियोग्राफिक एंड डेमोग्राफिक फैक्टर्स। सो एज यू नो कि अमेरिका वर्ल्ड की सुपर पावर है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ अमेरिका की ही बात करूंगा। सो शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, जो कि है मिलिट्री डोमिनेंस। मिलिट्री डोमिनेंस यानी दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री जिसके पास एडवांस वेपन्स हो जो कि वो खुद बनाता हो। इसमें आता है ग्लोबल पावर प्रोजेक्शन, यानी कि दुनिया के हर एक देश में इनके देश का मिलिट्री बेस होना। एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, एडवांस मिसाइल डिफेंस एंड हाइपरसोनिक वेपन्स एक्सेट्रा। इसके अलावा होता है स्ट्रेटेजिक अलायंस एंड बेसेस, यानी कि मिलिट्री का ऐसा ग्लोबल स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होना जो कि स्ट्रॉन्ग अलायंसेस के साथ जुड़ा हो और किसी भी कंट्री को सिक्योरिटी ऑन द स्पॉट दे सके। और मिलिट्री के अलावा एक देश को चाहिए इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, मैसिव जीडीपी, ग्लोबल फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस, कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेस, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप में चाहिए इनोवेशन, सुपीरियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस एंड जियोग्राफिक एंड डेमोग्राफिक फैक्टर्स। सो ये सब चीजें चाहिए होती हैं एक कंट्री को सुपर पावर बनने के लिए, एंड अमेरिका के पास ये सब कुछ है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी, दुनिया के हर एक देश में इनके मिलिट्री बेसेस है। यूएसए के पूरी दुनिया में 750 से भी ज्यादा मिलिट्री बेसेस 80 से भी ज्यादा कंट्रीज में बने हुए हैं, और ये ऑन द पेपर रिकॉर्ड वाले बेसिस हैं। इसके अलावा और बहुत सारे क्लासिफाइड इनके बेसिस है अलग अलग देश में, जो कि ये रिवील नहीं करते, और इसकी इन्फॉर्मेशन सिर्फ यूएस गवर्नमेंट को ही होती है। पूरी दुनिया जो सॉफ्टवेयर यूज करती है, सोशल मीडिया यूज करती है, जितनी भी टेक्नोलॉजी यूज करती है, ऑलमोस्ट सारी की सारी अमेरिका की ही है। दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट देश अमेरिका, सबसे अमीर देश अमेरिका, सबसे ज्यादा अलायंस इन्हीं की कंट्री की ओरिजिन है। वर्ल्ड्स डोमिनेट रिजर्व करेंसी यूएसडी यानी कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर भी इन्हीं के हैं। सो ये सब चीजें चाहिए होती है एक कंट्री को एक सुपर पावर बनने के लिए। सो मेरा भी आपसे ये सवाल है कि क्या इंडिया के पास ये सभी चीजें हैं? आई एम प्रीटी श्योर कि नहीं है। इंडिया मिलिट्री बेसेस की बात करें तो ग्लोबली हमारे 9 से 10 मिलिट्री बेसेस हैं, जिनमें से सिर्फ 5 ही मैप के ऊपर शो होते हैं। अभी जाकर हम न्यूली 4th लार्जेस्ट जीडीपी बने हैं, और चाइना दूसरे नंबर पर है वर्ल्ड जीडीपी में, और चाइना की जीडीपी इंडिया से 5 गुना ज्यादा है। कैसे करेंगे हम कम्पीट चाइना से, क्योंकि चाइना हमसे बहुत ज्यादा आगे है, इतना आगे कि वो इंडिया को अपना कॉम्पिटिटर ही नहीं मानता। आई एम स्टडीइंग एट वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन चाइना, एंड यहाँ आके रियलाइज हुआ चाइना तो इंडिया को कंपटीशन भी नहीं कंसिडर करता। चाइना में इंडिया की बात भी नहीं होती है। सारे इकोनॉमिस्ट, बिजनेसमैन सिर्फ यूएस से कंपेयर करते हैं। हमारी खुद की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, खुद का कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, खुद का कोई सॉफ्टवेयर भी नहीं है जो हम यूज करते हैं। हम जो कुछ भी यूज करते हैं वो सब कुछ अमेरिका का है। फेसबुक अमेरिका का है, इंस्टाग्राम अमेरिका का है, यूट्यूब अमेरिका का है, स्नैपचैट अमेरिका का है, ट्विटर अमेरिका का है, रेडिट अमेरिका का, पेट्रियन अमेरिका का, अडोब के सभी सॉफ्टवेयर अमेरिका के, अमेजोन अमेरिका का, गूगल अमेरिका का, जीमेल अमेरिका का, एप्पल अमेरिका का, यहाँ तक कि एंड्रॉइड भी अमेरिका का है। अभी सोच के देखो कि कल को अगर अमेरिका इंडिया से खफा हो जाए और वो अपनी सभी सर्विसेज बंद कर दे तो इंडिया का क्या हाल होगा। सबसे पहले तो सोशल मीडिया बंद होने के कारण सभी लोग तड़फ तड़फ कर मर जाएंगे, क्योंकि सभी इसके एडिक्टेड हैं। इनफैक्ट फोन ही नहीं चलेंगे जब उनमें एंड्रॉइड एंड iOS ही नहीं होंगे। ये यूट्यूब जिसके थ्रू आप ये वीडियो देख रहे हैं ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी अमेरिका का है। कोई भी जीमेल नहीं होगा, मतलब बिजनेसेस भी ठप हो जाएंगे। कंप्यूटर्स भी नहीं चलेंगे, क्योंकि जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी अमेरिका का है। मतलब कि ये जो अपना देश जो विश्व गुरु बनने का दावा करता है उसका खुद का कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है, और अगर अमेरिका अपने हाथ पीछे खींच ले तो पूरे का पूरा देश बंद हो जाएगा। ऐसे बनेंगे हम विश्व गुरु। चलो ये तो थी सॉफ्टवेयर एंड सोशल मीडिया की बातें। अभी बात करते हैं कि हमारा ऑटोमोबाइल में कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। इंडिया में अराउंड 41 ऑटोमोबाइल कंपनीज है, जिसमें से इंडिया की सिर्फ 2 ही कंपनीज है, टाटा मोटर्स एंड महिंद्रा। इनके अलावा मारुति सुजुकी भी है, बट वो जापानीज के साथ जॉइंट वेंचर है, एंड 2-3 कंपनीज और है जिनके बारे में आपने कभी सुना तक भी
नहीं होगा। सो बेसिकली टाटा एंड महिंद्रा इन्हीं दो कंपनीज की कार्स हमारे देश में चलती है, लेकिन दुख की बात यह है कि ये ग्लोबली अपने आप को स्टेबलाइज नहीं कर पाए। इसके अलावा ये खुद अपने देश को भी पूरी तरह से डोमिनेट नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पर और बहुत सारी कंपनीज की कार्स लोग इनके बजाय खरीदना प्रेफर करते हैं। अगर महिंद्रा की बात करें तो इसमें थार एंड एक्सयूवी सीरीज काफी ज्यादा पॉपुलर है इंडिया में, और टाटा की नेक्सन, पंच एंड हैरियर ये कार पॉपुलर है। लेकिन टाटा कार्स की माइलेज बहुत कम होती है, जिसके कारण इंडिया टाटा कार्स को लेने से अवॉइड करता है। और टाटा कार्स की माइलेज कम होने का रीजन है इनकी सुपर बिल्ड क्वालिटी। टाटा कार्स सेफ्टी में 5 स्टार है बट माइलेज में नहीं। सो इंडियंस को अपनी जान से ज्यादा पैसों से प्यार है, इस कारण ये लो सेफ्टी स्विफ्ट जैसी कार्स लेकर ड्राइव करते हैं एंड फिर रोड पर उल्टे लुढ़के होते हैं। एनीवेज इट वाज ऑफ द टॉपिक। सो इन दो इंडियन कंपनीज के अलावा इंडिया में जितनी भी कार्स चलती है वो या तो जापानीज है, या अमेरिकन, या जर्मन, या फिर साउथ कोरियन। Hyundai, किया, होंडा, ऑडी, BMW, पोर्चे, मर्सिडीज बेंज, टोयोटा, स्कोडा, MG, वोल्वो एंड जैगुआर ये सभी फॉरेन ब्रांड्स ही तो हैं। और ऑनलाइन गेम्स के नाम पर हम सिर्फ गैम्बलिंग एप्स बना रहे हैं, जिसे क्रिकेटर्स एंड सेलिब्रिटीज खूब प्रमोट कर रहे हैं एंड देश के यूथ को और ज्यादा बर्बाद कर रहे हैं। सो अभी फूड फ्रेंचाइजी की भी बात कर लेते हैं। इंडिया में जितनी भी फ्रेंचाइजीज हैं जो आप सभी को पसंद है वो सभी की सभी अमेरिकन हैं। सबवे, मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, KFC, बर्गर किंग, पिज्जा हट, स्टारबक्स ये सब इंडिया में बहुत लोकप्रिय हैं, लेकिन ये सभी के सभी अमेरिकन फ्रेंचाइजीज हैं। और इन सब से कमाया पैसा हमारे देश से बाहर अमेरिका जा रहा है और उनकी GDP में कंट्रीब्यूट कर रहा है। एंड हम लोग यहाँ पर मैकडोनल्ड एंड स्टारबक्स में बैठकर फोटो खींच के फ्लैक्स मारने में बिजी हैं। इंडियन आर्मी की बात करें तो उनके ग्लोबल बेस के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा इंडियन आर्मी अभी अपने खुद के वेपन्स भी बना रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट अभी भी इंडियन आर्मी एडवांस वेपन्स एंड डिफेंस के लिए कई फॉरेन कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेड है। एंड अभी तक हमारे पास अपना खुद का कोई भी स्टेल्थ जेट भी नहीं है। बट इन सब के बावजूद भी हमारी आर्मी डे बाय डे पहले से बहुत ज्यादा बेटर होती जा रही है और देश के लिए ये अपनी जान हथेली पर लेकर घूमती है। बट वहीं पर हमारे देश के सो कॉल्ड बग्स इन सोल्जर के साथ कुछ ऐसा बर्ताव करते हैं जिसे देखकर खून खौल उठता है। किसी भी देश को सुपर पावर बनाने के लिए पब्लिक का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि वो कैसे अपने देश के प्रति ईमानदार है और कैसे वो अपने देश को साफ सुथरा रखती है, कैसे सिविक सेंस की पालना करते हुए रहती है, कैसे मिलजुल कर देश को आगे बढ़ाती है और कैसे सभी तरह के रूल्स को फॉलो करती है और किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करती और उसकी रिस्पेक्ट एंड केयर करती है। बट ये चीजें हम इंडियंस में दूर दूर तक नहीं है। और इंडिया में लोगों को कितनी ज्यादा सिविक सेंस है इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो में बात कर चुका हूँ, सो आई एम नॉट गोना रिपीट दैट हियर। इसके अलावा सुपर पावर बनने के लिए सबसे अहम होता है पॉलिटिकल सिस्टम। एंड हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है ये तो आप सभी को ऑलरेडी पता ही है, लवड़े न भोजन। इसके अलावा एक सुपर पावर कंट्री के पास होना चाहिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग जस्टिस सिस्टम, जहाँ पर जल्दी से जल्दी लोगों को जस्टिस मिले। लेकिन हमारे इंडिया में लोगों को कितनी जल्दी जस्टिस मिलती है इसके बारे में भी आप लोगों को ऑलरेडी पता है। इंडिया में कितना ज्यादा करप्शन है इसको लेकर पूरा इंडिया का सोशल मीडिया भरा रहता है। यहाँ के नेता लोग देश से कितना प्रेम करते हैं और उनकी क्या सोच है ये भी हम सबको पता है। किसी भी देश की डेवलपमेंट का पता उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से चलता है, लेकिन हमारे देश में आए दिन रोज कोई पुल टूटता है, कभी सड़कें टूट जाती हैं और ऐसे ही कुछ न कुछ कोलैप्स होता ही रहता है। इंडियन रोड्स की क्या ही बात करें, वी पे रोड टैक्स, टोल टैक्स, फ्यूल सेस, इनकम टैक्स, GST एंड रिटर्न में हमें ये सब मिलता है। पूरे देश के रोड्स का यही हाल है। हर गली, हर मोहल्ले, हर चौक, हर रोड, सब जगह पर यही रोड कंडीशन देखने को मिलती है। जरा सी बारिश हुई नहीं कि पूरे के पूरे रोड्स गायब हो जाते हैं एंड वाटर पोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और फ्लाईओवर के ऊपर पानी कैसे जमा हो सकता है यार? हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? एक्चुअली एवरीथिंग इज पॉसिबल व्हेन यू मेड द रोड विद स्पेस टेक्नोलॉजी। और कमाल की बात यह है कि कोई भी इंडियन इन रोड्स को देखकर कंप्लेंट नहीं करता है, क्योंकि हम सबको ऐसे ही रहने की आदत हो चुकी है। और अगर कोई जनता कंप्लेंट ही नहीं करेगी तो सरकार क्यों ही एक्शन लेगी? एजुकेशन सिस्टम हमारे देश का वही चल रहा है जो अंग्रेजों ने गुलामी के टाइम बनाया था। एंड इंडियन स्कूल्स में एजुकेशन नहीं बिजनेस होता है। यही रीजन है कि प्राइवेट स्कूल्स अपनी मर्जी से लाखों रुपए चार्ज करते हैं सिर्फ एक बेसिक सी एजुकेशन देने के लिए, और फीस ना मिलने पर बच्चों एंड पेरेंट्स दोनों को हरास करा जाता है। डे बाय डे इंडिया के प्राइवेट स्कूल्स इतने ज्यादा महंगे होते जा रहे हैं कि वहाँ पर एजुकेशन अफोर्ड करना नामुमकिन सा हो रहा है। और सरकारी स्कूल्स की और अगर हम देखें तो वहाँ पर पढ़ना तो छोड़ो, देखने को भी दिल नहीं करता। सरकारी स्कूल का जो हाल है वो देखकर तो कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेगा कि हमारा बच्चा यहाँ पर पढ़े। इंडिया वो देश है यहाँ पर तोड़फोड़ करने और सोल्जर्स को पीटने
खरीदने वाले कावड़ियों के पुलिस पैर दबाती है, मालिश करती है। एंड वहीं पर स्टूडेंट्स जो अपने हक के लिए लड़ते हुए बस इतनी सी डिमांड करते हैं कि उनके एग्जाम्स एक फेयर तरीके से हो, उन पर ब्रूटली लाठी चार्ज करा जाता है। चाइना की बात करें तो वो अपने बच्चों के एजुकेशन में एआई ऐड कर चुका है और उन्हें बचपन से ही एडवांस एजुकेशन दे रहा है। वहीं पर इंडियन गवर्नमेंट से एग्जाम तक ढंग से कंडक्ट नहीं हो पा रहे हैं और खुलेआम घपले चल रहे हैं। क्या इस देश को देखकर आपको वाकई में लगता है कि हमारा इंडिया एक सुपर पावर है या फिर एक सुपर पावर बनने के काबिल भी है? किसी भी देश को आगे लेकर जाता है यूथ, और यूथ को आगे लेकर जाती है एजुकेशन। और हमारे इंडिया में एजुकेशन इतनी ज्यादा महंगी हो चुकी है कि उसे अफोर्ड कर पाना ही बहुत ज्यादा मुश्किल है। और यहाँ पर सरकारी स्कूलों का ये हाल है कि छत गिरने से कई बच्चों की मौत हो जाती है और कुछ स्टूडेंट्स जो मेहनत करके पढ़कर आगे बढ़ना चाहते हैं उनके एग्जाम्स लीक कर दिए जाते हैं और एग्जाम वाले दिन उन्हें पुलिस द्वारा डंडों से पीटा जाता है और जख्मी कर हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है। और अगर कोई स्टूडेंट्स मन लगाकर पढ़कर सक्सेसफुल हो जाता है तो उसे बाहरली कंट्री वाले ऑफर देना शुरू कर देते हैं और वो वहां पर शिफ्ट हो जाता है एक बेटर लाइफ के लिए और अपना दिमाग, अपनी स्किल्स का यूज करके वो उनके देश को आगे बढ़ाता है, सिवाय इंडिया के। क्योंकि इंडिया में चाहे कोई कितना भी पढ़ ले, कितना ही वो होनहार क्यों ना हो, उसकी वैल्यू कभी नहीं होती। हम इंडियंस यहाँ इंडिया में बैठकर फ्लैक्स मारते रहते हैं कि देखो बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ हमारे इंडियंस है, हम इंडियंस बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा मेहनती हैं एंड हम कुछ भी कर सकते हैं। अरे भाई, अगर वो इंडियंस है तो उनके इंडियन होने से हमारे इंडिया को फाइनेंशियली क्या फायदा हो रहा है? फायदा तो वो बाहर की कंट्रीज को, वहाँ की कंपनीज को ही दे रहे हैं ना। अपना दिमाग, अपनी स्किल्स लगाकर वो उन्हीं के देश को आगे ले जा रहे हैं और पैसा कमाकर उन्हीं को दे रहे हैं। इसमें तुम किस चीज का प्राउड ले रहे हो भाई? और अमेरिका से तो हमारा कोई कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि अमेरिका का एक अनपढ़ बंदा जो लेबर करता है वो भी यहाँ के एक हाई क्लास सरकारी नौकरी वाले से ज्यादा पैसा कमाता है, क्योंकि यूएसए में वेज बहुत ज्यादा हाई है। वेज यानी लेबर सैलरी। अमेरिका में लेबर इनकम पर आवर जनरेट होती है, यानी कि वहाँ पर घंटे के हिसाब से पैसे मिलते हैं। हमारे इंडिया की तरह गुलामों वाला सिस्टम नहीं है कि पूरा एक महीना 30 दिन बिना छुट्टी के दिन रात काम करो और बाद में महीने के एंड में जाकर 8 से 10 हजार रुपए मिलेंगे, वो भी अगर आपने कोई छुट्टी करी है तो उसके पैसे काट कर। अमेरिका में मिनिमम वेज है $7.25 पर आवर, यानी कि इंडिया के 640 रुपीज अमेरिका का एक एवरेज पर्सन एक घंटे में कमा लेता है। और ये मैं मिनिमम वेज बता रहा हूँ आपको यूएसए का। एंड वहीं पे इंडिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका एक दिन का 500 रुपया भी बड़ी मुश्किल से बनता है एंड कुछ तो 300 में भी काम करते हैं पूरे दिन। सीमेंट मसाला बना के देते हैं, हमको कम दहाड़ी मिलती 300 रुपए देते हैं। अमेरिका के ये वेजेस प्लेस टू प्लेस वेरी करते हैं एंड कई अमेरिका की स्टेट्स ऐसी है यहाँ पर वेजेस इससे भी ज्यादा हाई है। जैसे कि कैलिफोर्निया में ये वेज है $15.50 पर आवर एंड वॉशिंगटन में ये वेज है $15.74 पर आवर। अमेरिका में लोग कम से कम 8 घंटे काम करते हैं, यानी कि हफ्ते के 40 घंटे। माना कि अमेरिका की लिविंग कॉस्ट थोड़ी हाई है, लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया भी आजकल महंगाई में कम नहीं है। इंडिया में भी महंगाई बहुत ज्यादा है और महंगाई ने सबकी कमर तोड़ रखी है। और अगर हम सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए ही अमेरिका के 30 दिन की इनकम का इंडियन रुपीज के हिसाब से हिसाब लगाएं तो ये बनते हैं 1,53,360 इंडियन रुपीज। इतना एक अमेरिकन एक महीने में कमा लेता है एंड इतनी हमारे यहाँ पर इंडिया में किसी हाई प्रोफेशनल सरकारी अफसर की इनकम भी नहीं होती, मतलब उसकी ऊपर वाली कमाई अगर हम ना ऐड करें तो। सो ये फायदा होता है वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी का नागरिक होने का, जहाँ पर जीडीपी पर कैपिटा वाकई में ही बेटर हो। और अभी तो मैंने इंडिया को चाइना के साथ कंपेयर करा ही नहीं, क्योंकि हम विश्व गुरु देश है, तो इसलिए मैंने जो वाकई में विश्व गुरु देश है जो कि है अमेरिका, उसी के साथ इंडिया को कंपेयर करा है ताकि सच सबके सामने हो। चाइना आने वाले कुछ टाइम में शायद सुपर पावर बन भी जाए, क्योंकि सुपर पावर बनने के वो काफी ज्यादा नजदीक है। इवन रिसेंटली चाइना की अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर भी हुई थी, जिसमें चाइना ने ओपनली अमेरिका को टक्कर दी एंड जीता भी। बट आई एम प्रीटी श्योर कि अगर इंडिया के साथ कभी भी अमेरिका की ऐसी कोई वॉर हो तो हम इंडिया वाले कभी भी उनसे जीत नहीं सकते, क्योंकि हम पूरी तरह से अमेरिका के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं और हमारा कोई भी इकोसिस्टम नहीं है किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी का। और चाइना को फर्क नहीं पड़ता अगर अमेरिका अपनी सभी सर्विसेज उनके देश में बंद कर भी दे, क्योंकि उनके पास अपना खुद का बनाया हुआ सब कुछ है, पूरे का पूरा इकोसिस्टम। इनफैक्ट चाइना ने एआई, एयरक्राफ्ट एंड ऑटोमोबाइल में जो तरक्की दिखाई है वो तो अमेरिका भी नहीं दिखा पाया। चाइना एआई में कितना ज्यादा एडवांस हो चुका है इसका पता आपको इस बात से चल जाएगा। चाइना ने बिना किसी भी ह्यूमन के सिर्फ एआई की हेल्प से ही 157 किलोमीटर तक का रोड बना डाला है, जो कि आज तक किसी भी कंट्री ने नहीं किया। और चाइना ने खुद का एआई दी डीप सीक भी बना दिया है, जिसने ओवरनाइट शेयर मार्केट में आग लगा दी थी। और इंडिया में हम क्या बना रहे हैं?
एस्ट्रोटॉक। यूएसए एंड रशिया के बाद चाइना वो देश है जिसने अपना खुद का 5th जनरेशन जेट बना लिया है और इंडिया अभी भी अपने 5th जनरेशन जेट को सिर्फ डेवलप ही कर रहा है। और इन सब चीजों के बावजूद भी हम विश्व गुरु हैं। 500 रुपए दिन में एक मजदूर कमा रहा है बट इंडिया विश्व गुरु है। एजुकेशन स्ट्रक्चर हमारा कोलैप्स हो चुका है बट इंडिया विश्व गुरु है। एग्जाम की जगह स्टूडेंट्स को ब्रूटली लाठीचार्ज मिलता है बट इंडिया विश्व गुरु है। रोड्स इंडिया के सबसे घटिया है बट इंडिया विश्व गुरु है। यूनिटी एंड सिविक सेंस इंडियंस में है नहीं बट इंडिया विश्व गुरु है। वुमेन सेफ्टी इंडिया में 0 है बट इंडिया विश्व गुरु है। एवरेज इंडिया में हर रोज 86 इज्जत लुटने के केसेस दर्ज होते हैं बट इंडिया विश्व गुरु है। मोस्ट ऑफ द इंडियन पॉलिटिशियन अनपढ़ है बट इंडिया विश्व गुरु है। इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट पीक पर है बट इंडिया विश्व गुरु है। हंगर इंडेक्स में हम 109 में से 105 नंबर पर आते हैं बट इंडिया विश्व गुरु है। देखो, मैं कोई इंडिया का दुश्मन नहीं हूँ, मैं खुद इंडियन हूँ और इंडिया में रहता हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि हमारा इंडिया तरक्की करे। लेकिन अगर हमें किसी चीज को सुधारना है तो पहले हमें ये मानना होगा कि वो चीज खराब है और उसे हमें बेटर करने की जरूरत है। और अगर सुधार हमारे हाथ में नहीं है तो हमें उस चीज को क्रिटिसाइज करना होगा ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुंचे, लोग इस बात को समझे और फिर सरकार को इसके ऊपर एक्शन लेना पड़े। बिकॉज यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। अभी इंडिया के सुपर पावर बनने में बहुत टाइम पड़ा है और इसके लिए हम खुद इंडियंस को भी इम्प्रूव होना होगा। याद रखना, शुरुआत पहले खुद से ही होती है क्योंकि अमेरिका में मोस्ट ऑफ द पीपल यही काम कर रहे हैं। वो मिलजुल कर अपने देश को आगे ले जा रहे हैं, स्पेशली वहाँ के पॉलिटिशियंस। एंड अमेरिका के पॉलिटिशियंस तो ऐसे हैं, वो अपने देश को नंबर 1 पर रखने के लिए बाकी सभी देशों की कुर्बानी भी दे देंगे और वो देते आए भी हैं। अमेरिका का सुपर पावर बनने का सफर आसान नहीं था। अमेरिका की हिस्ट्री बहुत ज्यादा डार्क है और अपने देश को आगे ले जाने के लिए उन्होंने कितनी जाने ली, कितने देशों को बर्बाद करा, ये भी आज दुनिया से छिपा नहीं है। और इसके अलावा एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है दुनिया की, एरिया 51 की। कहा जाता है कि उसके अंदर एलियंस रहते हैं एंड उसके अंदर ह्यूमंस के ऊपर भी अमेरिका द्वारा एक्सपेरिमेंट करे जाते हैं। सो क्या रियलिटी है एरिया 51 की? वहाँ पर अमेरिका ने क्या क्या करा, कैसे कैसे करा, कैसे एरिया 51 की खोज हुई, वहाँ पर कौन सी चीजें हुई थी, उस सब की डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं एंड एरिया 51 की एक एक चीज को डिटेल से आप जानना चाहते हैं तो मेरी एरिया 51 की ये वीडियो चेकआउट जरूर करना।